नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण की श्रृंखला में आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का नया भाग। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अधिकांशतः हम चर्चा कर चुके हैं और कुछ जो बातें शेष बच गई हैं उसकी आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो आपको मैंने पूरी तरह से सूत्र के माध्यम से याद करा दी है। इसके अलावा प्रस्तावना के प्रारंभ में जो शब्द दिए गए हैं, इसके अलावा प्रस्तावना में निर्धारित स्वरूपों का उल्लेख करने वाले शब्दों के बारे में आपको बताया जा चुका है। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा कौन से कथन दिए गए हैं, इन सब की हम चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों, आज हम इस भाग में जो है चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों की। प्रस्तावना के उद्देश्यों में साथियों 3-4 शब्द हैं जिनके बारे में आपको तात्पर्य पूछा जाता है। उन शब्दों का जनरली प्रश्न आता है कि तात्पर्य क्या है, बहुत ज्यादा इतना कोई गहराई से प्रश्न नहीं बनता है। इससे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों जैसे संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, इन शब्दों की कल चर्चा कर चुके हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया है। अब देखिए, उद्देश्यों में जो है हम सबसे पहले चर्चा करेंगे साथियों न्याय के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने न्याय प्रदान किए गए हैं? तो नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, जो 3 न्याय प्रदान किए गए हैं उनका आपको क्रम याद होना चाहिए साथियों। तात्पर्य तो बहुत आगे की बात है। मेन जनरल क्वेश्चन यही आता है कि उद्देश्यों में जो न्याय दिया गया है वो न्याय कितने प्रकार का दिया गया है? तो न्याय दिया गया है 3 प्रकार का। और इनका क्रम क्या है साथियों? तो न्याय का सार निकलना चाहिए। तो एस का हो गया सामाजिक, ए का हो गया आर्थिक और आर का हो गया राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय जो हैं जिनका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अब देखिए साथियों, इनका व्यवस्थित क्रम आपको ध्यान में है, बिल्कुल SAR, सर, और आगे है न्याय। सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों सामाजिक न्याय की। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट अपन बात करेंगे। सामाजिक न्याय का तात्पर्य पूछा जाता है साथियों। सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक न्याय का सीधा सा तात्पर्य है समानता। इसका तात्पर्य है समानता। यह आप ध्यान में रखिए, सामाजिक न्याय का मतलब होता है समानता। तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य किससे है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य है समानता, या सामाजिक न्याय का मतलब होता है समानता। इसके अलावा दूसरी जो बात है वो है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का क्या तात्पर्य है साथियों? तो आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक विषमताओं को दूर करना। आर्थिक विषमताओं को दूर करना। या आ जाएगा आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं, आर्थिक न्याय का क्या तात्पर्य है? तो इस तरह से भी आ सकता है ऑप्शन, आर्थिक विषमताओं का अभाव, या आर्थिक विषमताओं का न होना, या आर्थिक विषमताओं को दूर करना। यह तात्पर्य होता है आर्थिक न्याय का। तीसरा जो शब्द आता है साथियों वो है राजनीतिक न्याय।
राजनीतिक न्याय का क्या तात्पर्य है? राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है सभी लोगों को राजनीति में समान अवसर प्रदान करना। तो राजनीति में सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, यह होता है इसका तात्पर्य। राजनीति में सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। अगर इनका तात्पर्य आपने इस आधार पर समझ लिया है तो न्याय में से चाहे आपको सामाजिक न्याय पूछा जाए, चाहे आपको आर्थिक न्याय पूछा जाए या आपको राजनीतिक न्याय पूछा जाएगा, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखना है साथियों कि कितने प्रकार के न्याय की चर्चा प्रस्तावना में की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, या फिर इनका इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, आपको ये 3 न्याय दे देगा और एक नया न्याय दे देगा, नया शब्द दे देगा, तो कौन से न्याय की चर्चा नहीं की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है साथियों। ज्यादातर जो प्रश्न 2-3 बार इसका परीक्षाओं में पूछा गया है वो इसका क्रम ही पूछा जाता है। अब जहां तक तात्पर्य की बात है तो तात्पर्य मैंने आपको बता दिया है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य मतलब होता है समानता। आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक विषमताएं। आर्थिक जो विषमताएं हैं उनका न होना, आर्थिक विषमताओं का अभाव या आर्थिक विषमताओं को दूर करना, यह है आर्थिक न्याय का तात्पर्य। और राजनीतिक न्याय का तात्पर्य क्या है? राजनीति में सभी लोगों को जो है वो शामिल किया जाना चाहिए, या राजनीति में सभी लोगों को शामिल किया जाना, ये इसका तात्पर्य है राजनीतिक न्याय का। अब देखिए साथियों, इसके आगे चलते हैं अपन। तो पहला न्याय आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। तो ये जो तीनों है अपनी न्याय से संबंधित बातें थी साथियों, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता से देखिए साथियों क्या तात्पर्य है। ये जो मैं आपको शब्द बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको सबसे पहला जो शब्द बताया न्याय, और न्याय में 3 प्रकार बताए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है? व्यक्ति को इस प्रकार से स्वतंत्रताएं दी जाए कि पहले वह स्वयं का विकास कर सके। देखिए इसमें एकदम निश्चित शब्द हैं, वो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं कि व्यक्ति स्वयं का विकास कर सके ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का विकास हो सके। तो यह है स्वतंत्रता का मतलब कि व्यक्ति को इस प्रकार से स्वतंत्रताएं दी जाए कि वह पहले स्वयं का विकास कर सके तथा उसके विकास के माध्यम से देश का विकास संभव हो सके। तो इसमें आपको यह बात जरूर ध्यान में रखनी है कि पहले वह स्वयं का विकास कर सके। इसके अलावा देखिए साथियों, स्वतंत्रता के संदर्भ में जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं नागरिकों को, और नागरिकों को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, 19, 20, 21 और 22, ये जो 4 अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित, ये चारों अनुच्छेद जो हैं ये नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रताओं से संबंधित हैं। इन सब की अपन चर्चा करेंगे टॉपिक जब आपको पढ़ाया जाएगा भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार। तो इसमें आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। प्रस्तावना के
उद्देश्यों में शब्द जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब आपको पता है कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं साथियों। न्याय के बाद में क्या आता है? विचार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट। दूसरी स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप अपने विचार के आधार पर उसको अभिव्यक्त कर सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो। तीसरी जो स्वतंत्रता है वो है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, वो समानता दी गई है साथियों। अब अगर आपको पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल स्वतंत्रताएं कितनी दी गई हैं, तो अब आपको देख लीजिए कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो है विचार की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरी जो स्वतंत्रता है वो है धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रताएं जो है वो तीन दी गई हैं। देख लीजिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, जैसे आज प्रस्तावना में नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रताओं से क्या तात्पर्य है, तो स्वतंत्रता से तात्पर्य साथियों यही है कि व्यक्ति को स्वतंत्रताएं इस प्रकार से दी जानी चाहिए कि व्यक्ति पहले स्वयं का विकास करे तथा इसके बाद उसके विकास के माध्यम से संपूर्ण देश का विकास संभव हो सके। और अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है व्यक्ति के संदर्भ में, तो वो है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए साथियों, इसके बाद में जो शब्द दिया गया है वो है समता। कई बार परीक्षाओं में इस शब्द से संबंधित प्रश्न आया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो ये जो क्षमता जो शब्द है, पहली बात तो किसकी क्षमता दी गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? आपको प्रस्तावना याद है तो बताइए। प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता। प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता, ये क्षमता है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। और इसमें साथियों प्रश्न जो आता है अपने, वो आता है क्षमता का तात्पर्य। तो क्षमता का तात्पर्य होता है भेदभाव की समाप्ति। यही ऑप्शन आपको दिया जाता है परीक्षा में। क्षमता से तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य है भेदभाव की समाप्ति। या फिर एक बार एग्जाम में इस तरह से भी आ गया था कि सभी समान है। तो ये तो कॉमन फैक्ट है, हम सब इस शब्द से इस चीज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्षमता मतलब सभी समान है। तो समानता की बात जो की गई है साथियों, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की गई है। अगर आपको बात पूछ ली जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्षमता से तात्पर्य है, तो क्षमता से तात्पर्य है भेदभाव की समाप्ति या सभी समान है। इसके अलावा प्रस्तावना में नागरिकों को कौन सी क्षमता या समानता दी गई है?
तो सीधा सा उत्तर आएगा प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। समझ गए होंगे आप सब। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में साफ साफ ये कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार जीवन यापन करने की स्वतंत्रता रखता है। नागरिक को जितने भी संसाधन प्राप्त हैं उन संसाधनों का उपयोग करते हुए वह प्रतिष्ठा के अनुसार जीवन यापन करने की स्वतंत्रता रखता है। तो जितने संसाधन उसके पास हैं, चाहे असीमित संसाधन है या सीमित संसाधन है, जितने भी संसाधन उसको प्राप्त हैं उन संसाधनों का उपयोग करते हुए व्यक्ति जो है वो प्रतिष्ठा के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता रखता है। इसके अलावा जो है व्यक्ति जो है वो अवसर की समानता भी रखता है। तो अनुच्छेद जो है 19 से लेकर 22 तक जो है वो प्रस्तावना के तहत संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बात करते हैं समानता की। जैसे देखिए साथियों, अनुच्छेद जो 14 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। तो ये सारे हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बात करेंगे, लेकिन कानून के समक्ष समानता जो है वो अनुच्छेद 14 में दी गई है। इसके अलावा छुआछूत के आधार पर सभी समान होंगे, या अस्पृश्यता का उन्मूलन या अस्पृश्यता के अंत का जो प्रावधान है वो किया गया है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर सभी को समानता दी गई है। अनुच्छेद 16 जो है वो अवसर की समानता की बात करता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वो क्षमता से तात्पर्य है भेदभाव की समाप्ति। कौन सी क्षमता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, कौन से शब्द उल्लेखित हैं, तो वो है प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता। इसके अलावा समानता का जो संबंध है वो कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अब देखिए इसके बाद में अपन जो बात करेंगे वो है अब देखिए साथियों, इसके बाद में जो शब्द अपन लेंगे वो है व्यक्ति की गरिमा। मेरे ख्याल से इसके बारे में अधिक जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति की गरिमा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है, इसका मतलब यही है साथियों कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गरिमा के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता रखता है। तो ये जो शब्द है इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में साथियों शब्द आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब देखिए साथियों, इसका तात्पर्य जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द एकता तथा अखंडता से क्या तात्पर्य है, तो एकता और अखंडता का तात्पर्य सीधा सा है विभिन्नताओं में एकता। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता है साथियों, विभिन्नताओं में एकता। इसका तात्पर्य यही है, एकता और अखंडता का तात्पर्य है विभिन्नताओं में एकता। आपको पता है देश जो है वो कई राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा हुआ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सभी राज्यों में अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग त्योहार हैं, अलग अलग भाषाएं प्रयोग में ली जाती हैं।
इसके अलावा अलग अलग त्योहार हैं, पहनावे में भी डिफरेंस है। इन सभी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। तो ये हमारी अखंडता को सुनिश्चित करती है ये बात, विभिन्नताओं में एकता। तो अखंडता से तात्पर्य है विभिन्नताओं में एकता। भारत का कोई भी राज्य चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, भारत से अलग नहीं हो सकता। तो इसका तात्पर्य यह भी है कि भारत का कोई भी राज्य चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकेगा। तो इसका तात्पर्य है एकता, और अखंडता का तात्पर्य है विभिन्नता में एकता। अब इसके बाद में साथियों एक शब्द आता है बंधुता। देखिए बंधुता से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित होना। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित होना। क्योंकि इन शब्दों का तात्पर्य ही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, अगर प्रश्न आएगा तो सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का होना, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का होना, सद्भाव की भावना का होना, यही कहलाता है साथियों बंधुता। तो इसके अंतर्गत जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि बंधुता का तात्पर्य क्या है, तो इसका सीधा सा उत्तर जो ऑप्शन में आता है वो यही आता है कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित होना, ये कहलाता है बंधुता। तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे शब्द आप समझ गए होंगे। तो साथियों ये बात थी अपने शब्दों के तात्पर्य से संबंधित, और तात्पर्य मैंने आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में बता दिया है, ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए एकदम जो स्पष्ट जो शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनका तात्पर्य किस हिसाब से आपको बताना है। अब देखिए अगली जो बात आती है वो है प्रस्तावना में जो है उल्लेखित जो तिथि है। तो प्रस्तावना में उल्लेखित तिथि कौन सी है? तो जैसे इसमें कथन आ जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू या प्रभावी किए जाने की तिथि का उल्लेख मिलता है। तो साथियों इस तरह से अगर कथन आ जाए तो आपको एकदम डीपली अंडरस्टैंड करना है वो कथन, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो कथनों के माध्यम से ही पूछे जाते हैं। तो मैंने एक वाक्य बोला आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान को प्रभावी करने की तिथि का उल्लेख मिलता है। तो क्या इस तिथि का उल्लेख मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। मैंने कहा है प्रस्तावना में भारतीय संविधान को प्रभावी होने की तिथि, प्रभावी मतलब लागू होने की तिथि का उल्लेख मिलता है। तो लागू होने की तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है। क्या 26 जनवरी 1950 का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है? तो नहीं मिलता है। तो साथियों ऐसे तरह के जो प्रश्न होते हैं वो जल्दबाजी में हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमें केवल कंसंट्रेट करने की जरूरत है थोड़ी सी कि हम जो कथन पढ़ रहे हैं क्या वाकई वो बहुत ज्यादा डीपली है या नहीं है। तो प्रश्न ये आता है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सी तिथि अंगीकृत है? तो कौन सी तिथि का उल्लेख मिलता है? तो 26 नवंबर 1949। इस तिथि का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, क्योंकि इसी तिथि को भारतीय संविधान निर्मित कर लिया गया था, अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित हुआ था, और इसी तिथि को भारतीय संविधान आत्मार्पित किया गया था। ये तीनों जो शब्द हैं ये भी आपको क्रमबद्ध रूप से याद होने चाहिए। संविधान की प्रस्तावना के अंतिम 3 शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या है? तो ये व्यवस्थित क्रम है अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित। किस तिथि को हुआ संविधान अंगीकृत निर्मित? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। और विक्रम संवत और तिथि के संदर्भ में हम बात कर चुके हैं। तो अगर विक्रम संवत के संदर्भ में आ जाए तो आ जाएगा
संवत 2006 विक्रमी। अगर 26 नवंबर 1949 को हमें इस तरह से संवत में लिखना है साथियों, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से संवत का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है संवत 2006 विक्रमी का। इसके अलावा तिथि जो है उसको यह भी कहा गया है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। तो इन चीजों पर आप बिल्कुल ध्यान में लाइए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न मेरे आगे आया नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया है कि वर्तमान संदर्भ में प्रस्तावना के विषय पर आगामी परीक्षाओं में निश्चित प्रश्न बनने की संभावना है, तो हो सकता है प्रश्न इस तरह से उठा दे कि किस तिथि का उल्लेख मिलता है। 26 नवंबर 1949 आपको नहीं दे और इस हिसाब से दे दे संवत 2004 विक्रमी, 2005 विक्रमी, 2006 विक्रमी, या दे दे मिति मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी। तो ध्यान में रखिए कृष्ण पक्ष नहीं है, ये है शुक्ल पक्ष और तिथि है सप्तमी। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसमें अपन बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है प्रस्तावना के संदर्भ में। वो प्रश्न है साथियों संशोधन से संबंधित। अमेंडमेंट। प्रश्न यह आता है कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज तक हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है तो कितनी बार हुआ है, और नहीं हुआ है तो किस कारण से नहीं हुआ है? किसी भी तरह का प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान में रखिए आप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार संशोधन किया जा चुका है। अब देखिए साथियों, इसमें एक छोटा सा मैं आपको प्रश्न देता हूं और आप उसका उत्तर सोचिएगा दिमाग में। प्रश्न यह है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में होने वाले संशोधन को कब लागू किया गया? प्रश्न देखिए साथियों, अच्छी तरह सुनिए। इसमें ऑप्शन आएगा 1976, 1977, 1978, 1980। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में होने वाले संशोधन को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में होने वाले संशोधन को कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? अधिकांश साथियों के दिमाग में 1976 चल रहा है, मुझे पता है। इसमें सही उत्तर आएगा 1977। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित तो संशोधन एक ही हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहते हैं। तो ऐसा नहीं है साथियों। प्रश्न देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ प्रश्न जो है ये नहीं पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, या संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है वो संशोधन किस वर्ष हुआ। आप अच्छी तरह बात को समझिए। मैंने पूछा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में होने वाले संशोधन को कब लागू किया गया। तो ये जो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, ये लागू हुआ था साथियों 3 जनवरी 1977 को। अब ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, हम जल्दबाजी में जो है वो ध्यान नहीं करते हैं और देखते हैं पेपर का स्तर एकदम कमजोर है। सब जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ 1976 ही आएगा उत्तर। उत्तर 1976 किस स्थिति में आएगा वो देखिए आप। संविधान की प्रस्तावना में एक बार जो संशोधन हुआ है वो कौन सा संविधान संशोधन था?
वो था 42वां संविधान संशोधन। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था साथियों, वो हुआ था 1976 में। यह आपको ध्यान में रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन से थे, उनकी अपना चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये लागू किस वर्ष हुआ था? तो ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। तो जाहिर सी बात है, आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न को अच्छी तरह अब समझ गए होंगे। तो ये आप जो है छोटी मोटी गलतियां हम जल्दबाजी में कर देते हैं पता होते हुए भी। अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन जो किया गया वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। अब इसमें प्रश्न अगला ये बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था। देखिए साथियों, कौन कौन से वो 3 शब्द थे। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द है साथियों वो है अखंडता। ये 3 शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। इन तीनों शब्दों को दे दिया जाता है और एक अलग शब्द और दे दिया जाता है जो बहुत अच्छा लगता है आपको देखने में और सुनने में। तो ध्यान में रखिएगा, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। कौन से हैं वो 3 शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न और भी आता है साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल पैरा कितने हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल पैरा का मतलब होता है पैराग्राफ। तो ये मैंने आपको कल वाले भाग में बताया था, कुल पैरा है 8। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल पैरा, ये पैरा ही शब्द दिया जाता है साथियों, इसका मतलब आप पैराग्राफ से भी ले सकते हैं। कुल पैरा है 8। अब जो ये संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, ये तीनों शब्द जो है वो प्रस्तावना के कौन कौन से पैरा में उल्लेखित है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए, यही प्रश्न इस तरह से आया हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए तीनों शब्दों का संबंध रहा है। एक ऑप्शन में आपको दे दिया गया था, पहला वह चौथा पैरा, दूसरा वह 5वां पैरा, पहला वह छठा पैरा, दूसरा वह 7वां पैरा। तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा साथियों, शुरू के जो 2 शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द आते हैं प्रथम पैराग्राफ में, प्रथम पैरा में। और अखंडता तो आपको पता है, अखंडता तो बहुत बाद में आता है। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, तो एक अखंडता शब्द बाद में आता है। तो ये है छठे पैरा में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें उत्तर हो जाएगा 3 नंबर वाला, पहला और छठा पैरा। तो इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि संविधान, मूल संविधान में जो प्रस्तावना जो थी उसमें 3 शब्द नहीं थे। कौन कौन से 3 शब्द नहीं थे? समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 कब लागू किया गया था? 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों को कब लागू किया गया? तो लागू कब किया गया? 1977 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें के तहत। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। कौन से 3 शब्द जोड़े गए? तो जोड़े कौन से गए थे?
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से पैरे में है ये तीनों शब्द? तो शुरू के जो दो हैं वो प्रथम पैरा में है और तीसरा जो अखंडता है वो है छठे पैरा में। अब देखिए इसके बाद में आगे अपन बात करेंगे। तो साथियों, संविधान संशोधन जो प्रस्तावना के संदर्भ में हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी है और ये आशा करता हूं कि आप सभी भली भांति समझ गए होंगे। अब देखिए इस प्रस्तावना के संदर्भ में एक अहम बात जो बची हुई है साथियों, वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में वाद। तो इसमें हम दो वादों की बात करते हैं जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो है साथियों वो है बेरूवारी संघवाद। प्रस्तावना से संबंधित है ये और इस बेरूवारी संघवाद के संदर्भ में 1960, सबसे पहली बात तो देख लीजिए, आपको ये वर्ष विशेष ध्यान नहीं रखना है, इसमें प्रश्न जो आता है वो आप सुन लीजिए। बेरूवारी संघवाद जो था साथियों, इस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है। बेरूवारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग या भाग नहीं है, अतः किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन के द्वारा इसमें या प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। साथियों, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है विशेष रूप से कि वो कौन सा वाद है जिसके तहत ये निर्णय दिया गया कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है तथा किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कोई प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो यह है बेरूवारी संघवाद। तो मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, आप अच्छी तरह गौर फरमाइएगा। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए साथियों, यही एक महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको इस बेरूवारी संघवाद के संदर्भ में ध्यान रखना है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय सुनाया था कि ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, ये संविधान का भाग नहीं है, अतः संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। और न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जबकि ये जो टॉपिक जो चल रहा है साथियों, ये प्रस्तावना जो है ये सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को याद होनी चाहिए। प्रस्तावना जहां तक की है कक्षा 3 से लेकर ऊपर तक की कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों को प्रस्तावना याद होनी चाहिए और इसके बारे में जो बेसिक जो बातें हैं वो सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये सारी बात आपके सामने लिख दी है कि बेरूवारी संघवाद है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये आप देख लीजिए, इसे संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। तो बेरूवारी जो वाद है इसमें यही कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः संविधान संशोधन द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता।
अब देखिए इसके बाद में एक बात और है जिसने इस निर्णय को पलट दिया, उसकी बात करेंगे अपन। अब देखिए साथियों, अगला जो वाद है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केरलवाद। इसका वर्ष भी पूछ लिया जाता है, वर्ष 1973। केशवानंद भारती केरलवाद क्या था साथियों? इस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपना जो पिछला जो निर्णय था, जो उसने बेरुवारी वाद के संदर्भ में दिया था, उसमें परिवर्तन कर दिया। केशवानंद भारती केरलवाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि प्रस्तावना उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग या अंग है। ध्यान में रखिएगा, अगर प्रश्न आ जाए कि किस वाद के तहत प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग या भाग माना गया, तो वो केशवानंद भारती वाद के तहत माना गया है। तथा साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रस्तावना में कितने भी संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में कितने भी संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कही गई इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है साथियों, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो मूल ढांचे को नहीं बदला जाएगा। 3 तथ्य हैं इसमें, तीनों तथ्य आप ध्यान में रखिए। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह आप ध्यान में रखिए। दूसरा निर्णय क्या दिया? प्रस्तावना में कितने भी संशोधन किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं। और तीसरी बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, क्या कहा गया? प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। तो प्रस्तावना के मूल ढांचे से संबंधित वाद कौन सा रहा है? यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। प्रस्तावना के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यह वाद है। तो यह है केशवानंद भारती केरलवाद। इसके अलावा किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या सीधा आ जाए प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है? आपको नीचे वाद दे देगा 3-4, तो कौन से वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था? बेरुवारी वाद के तहत। और किस वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया तथा ये स्पष्ट कहा गया कि प्रस्तावना के संदर्भ में कितने भी संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जो स्वरूप निर्धारित किया है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आ सकता। यही है मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का तात्पर्य। तो साथियों, ये है हमारे संविधान में प्रस्तावना से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते थे, जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, हमने हर चीज को कवर किया है। आशा है आपको ये प्रस्तावना से संबंधित तीनों जो भाग हैं वो बेहद पसंद आए होंगे। आप सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को अच्छी तरह याद कीजिए। मैं बार बार यही आपसे बात कह रहा हूं, अगर आपको प्रस्तावना याद है तो 90% आपके प्रश्न सही होने की संभावना बनती है साथियों। इसके अलावा मैंने आपको क्रमबद्ध रूप से पूरी की पूरी प्रस्तावना याद कराई है। सारे के सारे जो है
स्वरूप के अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द हैं उनसे आपको परिचित करवा दिया है। संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा जो संविधान में संशोधन हुआ है एक उसके बारे में बता दिया है, वाद के बारे में बता दिया है, प्रस्तावना के संदर्भ में किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा, किसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा गया है, कि एम मुंशी के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा गया है, पालकी वाला के द्वारा, अर्नेस्ट बार्गर के द्वारा प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा गया है। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं साथियों ये आपको ध्यान में रखने हैं। जिस तरह से प्रस्तावना के बारे में 3-4 ये उपनाम आ रहे हैं उसी तरह से देखिए साथियों संविधान सभा के बारे में भी 2-3 बातें मेरे अभी ध्यान में आई हैं, वो आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। एक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे साथियों एटली, आप सभी जानते हैं क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। इससे जस्ट पहले जो थे वो थे विंसेंट चर्चिल। विंसेंट चर्चिल ने जो है वो हमारे देश की संविधान सभा जिसने हमारे देश का संविधान बनाया था उसके लिए 2 स्टेटमेंट दिए साथियों। विंसेंट चर्चिल ने संविधान सभा को एक ऐसा विवाह बताया है जिसकी दुल्हन ही गायब है। आप देखिए अच्छी तरह किस व्यक्ति के द्वारा संविधान सभा को एक ऐसा विवाह बताया गया है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो बिना दुल्हन के विवाह नहीं हो सकता साथियों, हम सभी जानते हैं। तो विंसेंट चर्चिल ने संविधान सभा को ऐसा विवाह बताया है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये क्यों बताया था? ये इन्होंने प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का। तो मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया था, इस वजह से जो है संविधान सभा के संदर्भ में विंस्टन चर्चिल के द्वारा इस तरह का कथन दिया गया था। अब देखिए साथियों, इसके अलावा देखिए साथियों, विंसेंट स्मिथ ने जो है विंस्टन चर्चिल, इन्होंने 2 कथन दिए थे संविधान सभा के बारे में। एक तो संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। इसके अलावा इन्होंने एक कथन और दिया था, संविधान सभा एक ही जाति की संस्था है। यह भी कथन परीक्षा में पूछा जाता है, संविधान सभा एक ही जाति की संस्था है। संविधान सभा को एक ही जाति की संस्था किसने कहा है? तो वो कहा है विंसेंट चर्चिल ने। इसके अलावा साथियों एक थे लॉर्ड साइमन, जिनकी अध्यक्षता में 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इन्होंने संविधान सभा को कहा है हिंदुओं की संस्था। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहकर किसने संबोधित किया है? तो लॉर्ड साइमन ने किया है। इसके अलावा संविधान सभा को एक ही जाति की संस्था जो है वो कहा गया है विंसेंट चर्चिल के द्वारा। तो साथियों, यह है संविधान निर्माण के संदर्भ में प्रस्तावना से संबंधित समस्त जानकारी और भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से चरणबद्ध रूप से किया गया, इसके बारे में मैंने आपको जानकारियां दे दी हैं। आशा है आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। साथियों, अगर आपको भारतीय संविधान के निर्माण के ये भाग पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।